नमस्ते। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। एक ऐसी घटना जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, क्या एक छोटा सा कारतूस एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यही सच था। सेना का बस एक छोटा सा हिस्सा एक ऐसी लड़ाई की वजह बना जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों पर लाने की कोशिश की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी किसी बड़ी जंग या किसी समझौते से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बंदूक से और एक अफवाह से। तो मामला क्या था? मामला था इस नई एनफील्ड राइफल का। देखिए, इसका जो कारतूस था उसे चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था और उसे पानी से बचाने के लिए उस पर एक चिकनी परत चढ़ी होती थी। अब अफवाह ये फैली कि ये जो चिकनाई है ये गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब आप सोच सकते हैं ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए कितनी बड़ी थी। ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। और यहीं से पहली चिंगारी भड़की। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अफसरों पर हमला कर दिया। उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने जिसे एक सिपाही का विद्रोह समझकर दबाना चाहा, वो असल में एक चिंगारी थी। मंगल पांडे की शहादत ने बंगाल आर्मी में पहले से सुलग रही असंतोष की आग में घी का काम किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, मंगल पांडे तो बस एक चिंगारी थे। बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये बारूद जमा कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 1757 प्लासी की लड़ाई से। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने पैर जमाए और अगले 100 सालों में, जैसा कि हम देख सकते हैं, चाहे वो मराठा हों, सिख हों या अवध, कंपनी ने संधियों और जंग के जरिए एक एक करके पूरे हिंदुस्तान पर अपना शिकंजा कस लिया। स्थानीय राजा महाराजा अपनी जमीन और इज्जत सब खोते जा रहे थे। अब देखिए, राजनीतिक तौर पर भी गुस्सा बहुत था। एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। झांसी, सतारा, नागपुर, कई रियासतें इसी तरह हड़प ली गईं। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये भारतीय शासकों की इज्जत और उनकी परंपराओं पर सीधा हमला था। और फिर बात आती है पैसे की। आर्थिक शोषण तो जबरदस्त था। भारत के कपड़े और दूसरे दस्तकारी के काम धंधे चौपट कर दिए गए। किसानों पर इतना भारी टैक्स लगाया गया कि वो कर्ज में डूब गए। सारा पैसा हिंदुस्तान से निकलकर ब्रिटेन जा रहा था और यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ समाज में एक डर फैल रहा था। लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं, उनकी संस्कृति खत्म करना चाहते हैं। और यही गुस्सा सेना के अंदर भी था। सिपाहियों को तनख्वाह कम मिलती थी, सिर्फ 7 रुपये महीना, और ऊपर से नए नए कानून, जैसे कि उन्हें समुद्र पार लड़ने भेजा जाएगा, जो कई जातियों के लिए धर्म के खिलाफ था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और सामाजिक धार्मिक डर, सब कुछ एक साथ उबल रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी थी वो कारतूस वाली अफवाह। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की आग भड़क उठी। सिपाही जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराते हैं और सीधा दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर देते हैं। और बस देखते ही देखते ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस विद्रोह की एक खास बात इसका नेतृत्व था। ये किसी एक नेता की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे थे, तो बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह। हर कोई अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा था। भले ही मुगल सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन बादशाह के नाम में अब भी बहुत दम था। बहादुर शाह जफर का नाम एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसने अलग अलग जगहों पर लड़ रहे विद्रोहियों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। अंग्रेज भी हैरान थे कि एक बूढ़े बादशाह की एक आवाज पर आम लोग कैसे उठ खड़े हुए। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये लड़ाई सब भारतीय बनाम सब अंग्रेज नहीं थी। मामला काफी पेचीदा था। कई बड़ी बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद और ग्वालियर, और यहां तक कि सिख और गोरखा सैनिक भी अंग्रेजों के साथ वफादार बने रहे। तो ये एक पूरी तरह से एकजुट राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। ये विद्रोह 1 साल से भी ज्यादा चला और ये बहुत ही खूनी और क्रूर दौर था। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई, घेराबंदी हुई
और ऐसे अत्याचार हुए जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इसकी इंसानी कीमत बहुत भारी थी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 8 लाख भारतीय मारे गए। इनमें 1 लाख से ज्यादा तो आम नागरिक थे, जो या तो लड़ाई में मारे गए या फिर उसके बाद फैले अकाल और बीमारियों का शिकार हुए। शुरू में तो अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर ब्रिटेन से और फौज आ गई। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा करना शुरू किया, और ये कब्जा बहुत बेरहमी से किया गया। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों को वापस लेने के बाद हजारों लोगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। तो नतीजा क्या निकला? विद्रोह तो बुरी तरह कुचल दिया गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया, जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह दोबारा ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने सेना का पूरा ढांचा ही बदल दिया। भारतीय सिपाहियों के मुकाबले अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सारे बड़े हथियार जैसे तोपखाना सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में रखे गए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए उन कौमों को सेना में भर्ती करना शुरू किया जो विद्रोह के दौरान वफादार रही थीं, जैसे सिख, गोरखा और पश्तून। तो लड़ाई खत्म हुई, राज बदल गया। लेकिन 1857 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी विरासत क्या थी, इसका असली मतलब क्या था, इस पर बहस आज तक जारी है। आप इस घटना को क्या कहते हैं, इसी से पता चलता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अंग्रेजों के लिए ये महज एक सिपाही विद्रोह था, कुछ भटके हुए सैनिकों की बगावत, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी और वीरगाथा वाली लड़ाई। तो आखिरकार 1857 था क्या? ये एक ऐसा मोड़ था जिसने एक युग का अंत किया और एक नए राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी, जिसकी मंजिल 90 साल बाद आज़ादी थी। और ये हमें आज भी उसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये महज एक विद्रोह था या फिर आज़ादी की पहली जंग? इसी तरह से सरल भाषा में सारे टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े, ताकि जब भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। द नॉलेज पाथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कैसा लगा वीडियो, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि अगली बार इसमें इम्प्रूवमेंट के साथ आपके बीच प्रस्तुत कर पाए। धन्यवाद।